हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो किस भाषा के अंतर्गत आती है? आपका सही उत्तर होगा पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र इस संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन सी आपका उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा अम्बुद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। बाकी जलज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है। ऑप्शन सी अम्बुद नहीं होगा। अगला सवाल है कि काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो कुकुरमुत्ता रचना के रचनाकार कौन हैं? आपका सही आंसर होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। तो इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी किस विद्या की रचना है? आपका बंटी ये किस विद्या की रचना है? आपका सही उत्तर होगा कि यह एक उपन्यास है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो अहंकार बना रहना, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? आपका सही उत्तर है रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा हम किस कवि को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि एक भारतीय आत्मा हम माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि मामलों को नियमानुसार निपटाना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर कौन सा नहीं होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि ए यहाँ पे मूल स्वर नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर कौन सा नहीं होगा, ये तो वही सवाल है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? आपका सही होगा शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं आपके चार। और चार कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द है। तो इन चारों में से एक अर्थी शब्द कौन सा होगा जिसका एक अर्थ होता है? आपका सही उत्तर होगा कि गंगा यहाँ पे एक अर्थी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो उसको कौन सा पत्र कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि उसको सरकारी पत्र कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो देवनागरी लिपि ये किस प्रकार की लिपि होती है? आपका सही उत्तर होगा कि यह वर्णात्मक लिपि होती है देवनागरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है। और ये जो हिंदी भाषा की लिपि ये कौन सी है? आप बोलोगे देवनागरी लिपि है। तो चलिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा
के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। तो राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि न्यायपालिका सम्मिलित है, विधायिका सम्मिलित है, कार्यपालिका सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी होती है? आपका सही उत्तर है कि ये आपकी उल्टा पिरामिड शैली आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर है कि आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो व्यक्ति धनी है वह, ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर है कि आज्ञा यहाँ पे तत्सम शब्द दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो आज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा के शब्द ही क्या होते हैं? तत्सम शब्द। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है यहाँ पे? आपका सही उत्तर होगा कि शुद्ध शब्द यहाँ पे अंत्याक्षरी ये लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि इत्यादि जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा इति, धन, आदि। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है। तो यह किस प्रकार का वाक्य होगा? आपका सही आंसर है कि यह संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो क्या होगी? आपका सही उत्तर होगा कि हिंदी भाषा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है यहाँ पे? आपका सही उत्तर होगा कि उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रत्येक प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो कहाँ पे होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि ये बाईं और शीर्ष पर होना आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है ईमेल? आपका सही उत्तर होगा कि ईमेल ये आपके आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण कौन सा होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि यह मौसेरा भाई आपका करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कुश प्लस आसन में संधि है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? आपका सही उत्तर है कि कुश प्लस आसन में दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका सही उत्तर है कि नीलिमा में ईमा प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि परवर्ती। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण सवाल थे हिंदी के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।